लेकिन 9th क्लास कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल SW एजुकेशन। मेरा आज का जो टॉपिक है वो है जी पैट्रियटिज्म की एक्सरसाइज हम करेंगे। इससे पहले मैं ट्रांसलेशन करवा चुकी हूँ और द सेवियर ऑफ मैनकाइंड की जो कंप्लीट एक्सरसाइज है और उसकी ट्रांसलेशन, उसके क्वेश्चन आंसर, हर चीज़ कवर हो चुकी है। तो सेकंड चैप्टर के आज हम करेंगे एक्सरसाइज। इससे पहले मैंने आपको की बुक से करवाया क्योंकि यकीन करें मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं सारे एक्सरसाइज को ऊपर सॉल्व करूं या फिर जो ट्रांसलेशन है, ठीक है, उसके हर एक वर्ड का मीनिंग लिखूं, फिर ही समझ में आता है ना बच्चों को। ठीक है, जिस तरह टीचर्स क्लास में करवाते हैं कि वर्ड का मीनिंग लिखेंगे तो फिर ही समझ में आएगा, रट्टा तो नहीं लगाना। लेकिन मैंने जब खुद की वीडियो देखी तो समझ में आया कि वो क्लियर वर्ड्स नहीं होते, ठीक है, तो फिर आप लोगों को सही समझ नहीं आएगी। इसलिए मैं कोशिश करूँगी कि वीडियो थोड़े टाइम से अपलोड हो सकती हैं, लेकिन मैं आपको टेक्स्ट बुक से ही हर चीज़ करवाऊंगी। ठीक है, हर वो चीज़ जो पेपर में इंक्लूड की जा सकती है हर एक को आसान लैंग्वेज में, बिल्कुल देसी लैंग्वेज में कवर करेंगे और अच्छे से समझाऊंगी आपको। ठीक है, जो आज का टॉपिक है इसमें हम जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं वो हम कवर करेंगे जी। जरंड का कॉन्सेप्ट होगा, इन्फिनेटिव का होगा और पार्टिसिपल्स का होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, उससे पहले एक 12 टेंसेस का ओवरव्यू है। ठीक है, 12 टेंसेस तो आई होप आपको आते होंगे। ठीक है, जिन बच्चों को नहीं आते तो आपने कमेंट करके मुझे बताना है, तो बिल्कुल आसान लैंग्वेज में मैं वीडियो भी आपके लिए अपलोड करूँगी इंशाल्लाह। वो तो करनी है मैंने, लेकिन मुझे पता है कि बच्चों को जरंड, इन्फिनेटिव और जो पार्टिसिपल में इनमें डाउट होता है, क्योंकि मैं खुद भी एक टीचर हूँ तो मैं जानती हूँ कि बच्चों को कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ सकती है। तो देर ना करते शुरू करते हैं। सबसे पहले जो पेपर में इंक्लूड की जा सकती हैं चीज़ें वो सारी कवर होनी चाहिए ना। तो बी पार्ट करते हैं इसका। द वर्ड पैट्रियट्स ओरिजिनेट फ्राम, कहाँ से जी ये वर्ड निकला है? द वर्ड पैट्रियट ओरिजिनेट फ्राम द लैटिन वर्ड पैट्रियटा से ये निकला है। व्हाट इज कंसिडर्ड अ कमेंडेबल क्वालिटी, क्या है जी कमेंडेबल क्वालिटी अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट? पैट्रियटिज्म है जी। ठीक है, हु लेड द मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट इन द स्ट्रगल फॉर अ सेपरेट होमलैंड? कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मुसलमानों के लिए अलग वतन हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश की, बड़े सगीर के मुसलमानों के लिए। ठीक है, व्हाट आर द सुप्रीम वैल्यूज़ फॉर अ पैट्रियट अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट? टेक्स्ट के अकॉर्डिंग जो एक मुहब्बल वतन है उसके लिए सुप्रीम वैल्यूज़, आला वैल्यूज़, इकदार कौन सी होते हैं जी? सवरेनिटी, इंटेग्रिटी एंड ऑनर। ये 3 वैल्यूज़ ऐसी हैं जो कि सुप्रीम वैल्यूज़ कहलाई जाती हैं। ठीक है, इन विच वॉर्स डिड मैनी ब्रेव सोल्जर्स ले डाउन देयर लाइव्स फॉर पाकिस्तान? ऐसी कौन सी जंगें हैं जिनमें मुसलमान जो फौजी थे उन्होंने अपनी जानें कुर्बान की? द वॉर्स ऑफ 1965, 1971 एंड द कारगिल वॉर 1999। ये वाली 3 जंगें ऐसी हैं जिनमें जो सोल्जर थे, पाकिस्तानी सोल्जर ने बहुत ज़्यादा बहादुरी का उन्होंने मुजाहिरा किया। ठीक है, उसके बाद एक कॉन्सेप्ट ही है आपको देना है कि कॉज क्या होता है, इफेक्ट क्या होता है। कॉज का समझ ही होगी आपको। वैसे अगर इसका मीनिंग देखें तो वजह, किसी चीज़ की वाक़या होने की वजह क्या है, और इफेक्ट जब वो चीज़ वाक़या हो गई तो फिर उसका असर क्या हुआ। ठीक है, यहाँ पर एक लाइन लिखी है, पैट्रियट्स रेंडर्ड द सेक्रीफाइस फॉर द प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ कंट्रीज वैल्यूज़। ठीक है, इसमें कॉज क्या था जी? प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ कंट्रीज वैल्यूज़। ठीक है, जो मुल्क के इक़दार की जो हिफाजत है और उसके बचाओ था। ठीक है, कॉज ये था और उसका असर क्या हुआ, क्या करना पड़ा? पैट्रियट्स रेंडर सेक्रीफाइस। ठीक है, और जो पैट्रियट्स से मुहब्बल वतन थे उन्होंने कुर्बानियाँ दी। ठीक है, उसके बाद है जी ड्यूरिंग द वॉर्स ऑफ 1965 एंड 1971 मैनी सोल्जर्स डिस्प्ले ग्रेट कर्ज। ठीक है, जो ये जंगें थी उसमें जो फौजी थे उन्होंने बहुत ज़्यादा बहादुरी का मुजाहिरा किया। यहाँ पर कॉज क्या था, क्यों बहादुरी का मुजाहिरा किया जी? वॉर्स ऑफ 1965 एंड 1971। ठीक है, ये कॉज था और इसका असर क्या हुआ था, क्या करना पड़ा? मैनी सोल्जर्स डिस्प्ले ग्रेट करेज। ठीक हो गया। ओके जी, हम डी देखते हैं इसका पार्ट। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफाई वेदर इज अ फैक्ट और एन ओपिनियन। फैक्ट होता है जी जो बिल्कुल हकीकत है, जिसको जुटलाया नहीं जा सकता। ठीक है, और ओपिनियन होती है राय। ठीक है, जो कि हर बंदे की अपनी अपनी राय होती है, अपने अपना व्यू पॉइंट होता है, तो इसको ना तब्दील किया जा सकता है। पैट्रियटिज्म इज़ अ कमेंडेबल क्वालिटी। ठीक है, ये एक ओपिनियन हो सकता है, फैक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि पैट्रियटिज्म इज़ नॉट अ कमेंडेबल क्वालिटी। उनके नज़दीक जो वतन परस्ती है वो फजूल काम है। ठीक है, ऐसे भी लोग होते हैं। ठीक है,
तो ये एक ओपिनियन है, ठीक है। यानी पैट्रियटिज्म के बारे में हर बंदे की अपना अपनी राय है, अपनी अपनी ओपिनियन, ठीक है। हम देखते हैं फैक्ट क्या होता है। मैनी सोल्जर्स वर अवॉर्डेड निशान हैदर फॉर देयर ब्रेवरी, ठीक है। निशान हैदर दिया गया फौजियों को उनकी बहादुरी के लिए, ये तो फैक्ट है, इसको इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता, ठीक है। आई होप आपको समझ आई होगी ओपिनियन और फैक्ट क्या होता है। फैक्ट हकीकत होती है, ओपिनियन होती है हमारी राय, ठीक है, पर्सनल राय जो होती है, ठीक है, हमारे व्यूज़ जो होते हैं किसी चीज़ के अबाउट। उसके बाद देखते हैं रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड आइडेंटिफाई वेदर ईच इज़ अ जनरलाइज स्टेटमेंट और एन एविडेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन। अब जनरलाइज का मतलब होता है कि वैसे हम बात करते हैं या कि जर्नल बात करते हैं, ठीक है, उसके पीछे कोई सबूत नहीं होता। और एविडेंस का मतलब होता है सबूत, ठीक है। मतलब जब सही तरह हम सबूत की बिना पर इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं और ठोस सबूत के साथ हम बात करते हैं तो उसको कहते हैं एविडेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन। और ऐसी जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको झुटलाया नहीं जा सकता, ठीक है। मैनी सोल्जर्स शोड ग्रेट ब्रेवरी ड्यूरिंग द वॉर्स ऑफ 1965 एंड 1971, ठीक है। ये जो हम बात करते हैं कि फ़ौजियों ने इन जंगों में मुजाहरा किया बहादुरी का, ये एक जर्नलाइज स्टेटमेंट है, ठीक है। लेकिन मेजर तुफैल मोहम्मद वाज अवॉर्डेड निशान हैदर फॉर हिज ब्रेवरी इन द वॉर ऑफ 1965, ठीक है। तो ये वाला जो है ये एविडेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन है। वाकई उनको जो ये थे सोल्जर, उनको अवार्ड दिया गया निशान हैदर, इसको कोई जुटला नहीं सकता। ये हमारा एक जनरलाइज स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि ये क्या है जी, एक एविडेंस बेस्ड है, ठीक है, एक बात है, ठीक है। उसके बाद ये आसान सा है जी, रीड द केयरफुली पैराग्राफ 2 केयरफुली, ठीक है। उसके बाद आंसर देंगे व्हाट इज़ द मेन आइडिया ऑफ द टेक्स्ट, क्या है पैट्रियटिज्म रिक्वायर सेक्रीफाइस, ठीक है, कि जो हुब्बुल वतनी है, जो हमारा जज्बा है, वो हमेशा कुर्बानी रिक्वायर करता है, कुर्बानी मांगता है, ठीक है। इसी तरह आइडेंटिफाई 2 वैल्यूज़, ये हमने क्वेश्चन आंसर में पढ़ी हुई हैं, ठीक है। ये बहुत आसान है, आई होप ये आप कर लेंगे। हम वही करेंगे जो चीज़ें आपको मुश्किल लगेंगी। ओके जी, आगे हम देखते हैं 12 टेंसेस का ओवरव्यू है और हमें बताया गया है कि कौन सा जो टेंस है वो उसको कौन सी सिचुएशन में इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। तो फिर मैं आपको ना जल्दी से थोड़ा थोड़ा समझाती हूँ, ठीक है। आई होप कि आपकी समझ में आएगी बात मेरी। सिंपल प्रेजेंट कौन सा होता है जी, टेंस, इसको हम फ़िलहाल मुतलिक कहते हैं। ये किसके लिए इस्तेमाल होता है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। जो इंग्लिश स्पीकर होते हैं, जो सीखने के लिए रेडी है इंग्लिश, ठीक है, एज अ लैंग्वेज, तो उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है सिंपल प्रेजेंट, क्योंकि हम ज़्यादातर बात अपने जो होती है डेली लाइफ की वो हम सिंपल प्रेजेंट में ही करते हैं। डिस्क्राइब हैबिचुअल एक्शन, हमारा जो रोज़मर्रा की आदत है, हमारे डेली रूटीन को हम बताते हैं सिंपल प्रेजेंट के ज़रिए, ठीक है। जनरल ट्रुथ्स यानी कि यूनिवर्सल ट्रुथ्स, जैसे अल्लाह एक है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं, सूरज मशरक़ से तुलू होता है, मगरब में गुरूब होता है, या जो ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है, ये जनरल ट्रुथ्स होते हैं, ठीक है। इस तरह के जितने भी ट्रुथ्स हैं या हमारे जो हैबिचुअल एक्शंस हैं उनको सिंपल प्रेजेंट टेंस में बयान किया जाता है। जैसे शी राइट्स इन हर जर्नल एवरी डे, वो हर रोज़ अपने जर्नल में या डायरी में लिखती है, ठीक है, ये उसकी हैबिट है, ठीक है। फॉर राइट 5 सेंटेंसेस अबाउट योर डेली रूटीन, तो ये आपने एक्सरसाइज ज़रूर करनी है इसकी, ठीक है, प्रैक्टिस करनी है आपने, ठीक है। और इंशाल्लाह मैं वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको समझ भी आएगी बहुत आसानी से। ऐसे तमाम बच्चे जिनको टेंसेस नहीं आते, आई क्लेम के सबको आएंगे अब, ठीक है। सिंपल पास्ट क्या है जी, डिस्क्राइब एक्शन दैट हैपेंड एट अ स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट, ठीक है। ऐसे एक्शंस होते हैं, ऐसे काम होते हैं जो हम पास्ट में करते हैं, किसी स्पेसिफिक टाइम में करते हैं, यानी किसी काम का करना होना माजी में पाया जाए, ठीक है। ही विजिटेड टू द म्यूज़ियम लास्ट वीकेंड, ठीक है, कि वो पिछले जो वीकेंड पर वो म्यूज़ियम गया या उसने म्यूज़ियम को विज़िट किया, ठीक है। तो राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट व्हाट यू डिड लास्ट वीकेंड, कि आपने अगर अपने पास्ट के बारे में कोई बात करनी है तो आप ये वाला सिंपल पास्ट यूज़ करते हैं। सिंपल फ्यूचर क्या है जी, डिस्क्राइब एक्शन दैट विल हैपन एट अ स्पेसिफिक टाइम इन फ्यूचर। अगर सिंपल बात करें तो किसी काम का करना होना अगर मुस्तकबिल में पाया जाए, आने वाले वक्त में पाया जाए, ठीक है, कि हम आने वाले वक्त में क्या करेंगे, तो हम कौन सा टेंस यूज़ करेंगे, सिंपल फ्यूचर, यानी कि फेल मुस्तकबिल मुतलिक। दे विल ट्रैवल टू कोयटा नेक्स्ट समर, वो नेक्स्ट समर यानी अगली गर्मियों में वो कोयटा सफ़र करेंगे, ठीक है, कोयटा जाएंगे, ठीक है। राइट अबाउट प्लान्स फॉर अपकमिंग हॉलीडेज, यानी कि आने वाले वक्त में आप क्या करने वाले हो, आपके प्लान्स क्या हैं, उसको हम इसके ज़रिए सिंपल फ्यूचर के ज़रिए बयान करेंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जी
प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस क्या है जी? डिस्क्राइब्स एक्शन दैट आर हैपनिंग राइट नाउ, जो कि अब हो रहे होते हैं, ठीक है, जो काम हम अभी कर रहे होते हैं। जैसे मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ, ठीक है, शी इज़ रीडिंग अ बुक, वो किताब पढ़ रही है। डिस्क्राइब व्हाट आर यू डूइंग एट दिस मोमेंट, ठीक है। उसके बाद पास्ट कंटिन्यूस क्या होता है जी? डिस्क्राइब एक्शन दैट वर ऑन गोइंग इन द पास्ट, जो कि माजी में हो रहे थे, लेकिन थे आएगा साथ। ही वॉज कुकिंग डिनर व्हेन द फोन रिंग, जब बेल बजी तो वो खाना पका रही थी। अब वाज आ गया तो रही है का काम नहीं है इधर, यहाँ पर वाज है तो थी। शी इज़ रीडिंग अ बुक, वो किताब पढ़ रही है। ही वॉज कुकिंग डिनर, वो खाना पका रहा था। सॉरी, यहाँ पर ही है तो था, ठीक है। राइट सेंटेंस डिस्क्राइब व्हाट यू वर डूइंग एट अ स्पेसिफिक टाइम यस्टरडे, कि आप कल यानी कि माजी जो गुजर गया उसमें आप किसी स्पेसिफिक टाइम में क्या कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद आ गया फ्यूचर कंटिन्यूस, इसको हम बोलते हैं मुस्तकबिल जारी, ये माजी जारी और ये हाल जारी, फेल हाल जारी, ठीक है। अब डिस्क्राइब एक्शंस दैट विल बी ऑन गोइंग इन द फ्यूचर, जो कि मुस्तकबिल में आने वाले वक्त में हो रहे होंगे, यानी कि जारी हालत में होंगे। दे विल बी वेटिंग फॉर अस एट द एयरपोर्ट, ठीक है, वो हमारे लिए एयरपोर्ट पर हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे, ठीक है। इसके पहचान पे एंड पे यही आता है, रहे होंगे, रहा होगा, इस तरह, ठीक है। राइट अबाउट व्हाट यू विल बी डूइंग एट दिस टाइम नेक्स्ट वीक, ठीक है। ओके जी, प्रेजेंट परफेक्ट आगे देखते हैं। परफेक्ट का मतलब होता है मुकम्मल होना, ठीक है, किसी काम का मुकम्मल होने को जाहिर करता है प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट, ठीक है। अगर हाल में कोई काम मुकम्मल हो रहा हो तो प्रेजेंट परफेक्ट होगा, ठीक है। डिस्क्राइब एक्शन दैट हैपन एट अनस्पेसिफाइड टाइम, लेकिन इधर स्पेसिफाइड टाइम का जिक्र होगा इन द पास्ट, ठीक है, दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यू टू द प्रेजेंट, ठीक है। मतलब काम मुकम्मल हो चुका होता है, ठीक है, पहले मुकम्मल हो चुका था लेकिन बात हम हाल की कर रहे होते हैं, ठीक है। ये इधर आपने कंफ्यूज ज़्यादा नहीं होना, ठीक है। बस इस जो टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसके एंड पे आता है जी चुका है, मैं खाना खा चुका हूँ, वो खत लिख चुकी है, हम किताब पढ़ चुके हैं, ठीक है, ये इसकी पहचान है। शी हैज़ लिव्ड हियर फॉर 10 ईयर्स, वो 10 साल यहाँ रह चुकी है, या 10 साल यहाँ रही है, ये भी आ सकता है। राइट अबाउट योर एक्सपीरियंस, और इसके ज़रिए हम अपने एक्सपीरियंस को शो करते हैं। आगे है जी पास्ट परफेक्ट, इसका मतलब है माजी मुकम्मल। डिस्क्राइब्स एक्शंस दैट वर कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन इन द पास्ट। अगर हम सिंपल इतना भी कहें कि डिस्क्राइब एक्शंस दैट वर कंप्लीटेड बिफोर, तो ये भी हो जाएगा कि जो काम हम माजी में कर चुके होते हैं, दे हैड फिनिश्ड देयर होमवर्क बिफोर डिनर, ठीक है। और एक्स्ट्रा अगर हमने इसको मज़ीद समझना है तो फिर एक और चीज़ ऐड कर लें बिफोर डिनर, कि डिनर से पहले वो अपना काम मुकम्मल कर चुके थे, ठीक है। इतना भी हम कर सकते हैं, दे हैड फिनिश देयर होमवर्क, वो अपना काम मुकम्मल कर चुके थे, ठीक है। तो चुके थे, चुका था वगैरह आता है इसके एंड पे उर्दू के फिक्रे में। राइट सेंटेंस डिस्क्राइब व्हाट यू हैड डन बिफोर अ स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट, क्या पास्ट में किसी स्पेसिफिक टाइम से पहले आप क्या कर रहे थे, यानी किसी एक काम का जिक्र हो और उससे पहले आपने क्या किया है, तो यहाँ पर ये वाला टेंस यूज होगा, माजी मुकम्मल। उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट टेंस देखते हैं। डिस्क्राइब एक्शंस दैट विल बी कंप्लीटेड बिफोर अ स्पेसिफिक टाइम इन द फ्यूचर, ठीक है, ये फ्यूचर में किसी काम के मुकम्मल होने को जाहिर करते हैं। शी विल हैव ग्रेजुएटेड बाय द नेक्स्ट ईयर, वो अगले साल ग्रेजुएट कर चुकी होगी, ठीक है। राइट अबाउट व्हाट यू विल हैव अचीव्ड बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, इसमें हम बता सकते हैं कि ज़रूरी नहीं कि एंड ऑफ दिस ईयर यानी कि फ्यूचर में हम क्या चीज़ अचीव कर चुके होंगे, क्या चीज़ हम पा चुके होंगे अपनी एफर्ट से, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, यानी कि इसको उर्दू में कहते हैं फेल हाल मुकम्मल जारी, ठीक है, जिसमें किसी हाल का किसी चीज़ को मुकम्मल भी हो रही होती है और साथ अभी तक जारी भी होती है, ठीक है। डिस्क्राइब्स एक्शंस दैट स्टार्ट इन द पास्ट, जो कि पास्ट में स्टार्ट होते हैं, एंड स्टिल कंटिन्यूइंग, ठीक है, स्टार्ट हो चुके होते हैं, ठीक है, लेकिन वो अभी तक ख़त्म नहीं हुए, अभी जारी हालत में होते हैं। शी हैज़ बिन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स, यानी कि 3 घंटे पहले उसने पढ़ना शुरू किया लेकिन अब तक वो पढ़ रही है, ठीक है। शी हैज़ बिन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स, वो 3 घंटे से पढ़ रही है। राइट सेंटेंसेस अबाउट एक्टिविटीज़ यू हैव बीन डूइंग यूजिंग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है, आप अपनी एक्टिविटीज़ को बता सकते हैं इसके ज़रिए। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस क्या होता है जी? माजी मुकम्मल जारी। डिस्क्राइब एक्शंस दैट वर ऑन गोइंग इन द पास्ट, जो कि पास्ट में हो रहे होते हैं, ठीक है। ही हैड बीन वर्किंग एट द कंपनी, वो कंपनी में काम कर रही, वो कंपनी में काम कर रही थी, ठीक है। इधर मैं भूल गई, इधर पे क्या है जी, आपने एम्फिसाइजिंग द ड्यूरेशन, टाइम का
लाजमी जिक्र होता है, ठीक है। जैसे इधर 3 ईयर्स था, सॉरी इधर भी मैंने ये जिक्र नहीं किया। यहाँ पर जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है, यहाँ पर टाइम का जिक्र ज़रूर आता है। जैसे सुबह से बारिश हो रही थी, वो 3 घंटे से पढ़ रहा था, ठीक है। वो 2 घंटे से एक्सरसाइज कर रहा था, ठीक है। तो सुबह से शाम से या 2 घंटे से या 2 महीनों से टाइम का जिक्र ज़रूर होगा, ठीक है। तो और आपको पता ही होगा कि जो टाइम होता है, जैसे 3 आवर्स हो गया, 3 मंथ्स हो गया, इस तरह के लिए फार आएगा। अगर सुबह से शाम से अनस्पेसिफाइड टाइम होगा तो उनके लिए यहाँ पर सिंस आएगा, ठीक है। और इसी तरह इसमें आएगा जी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में आएगा हैड बीन। यहाँ पर हैज़ बीन था तो यहाँ पर हैड बीन आ गया। ही हैड बीन वर्किंग एट द कंपनी फॉर 5 ईयर्स। वो 5 साल से यहाँ काम कर रही थी। बिफोर ही लेफ्ट, जाने से पहले, सॉरी कर रहा था, ही है, ठीक है। उसके बाद आएगा जी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, मुस्तकबिल मुकम्मल जारी। डिस्क्राइब्स एक्शंस दैट विल कंटिन्यू अप टू अ स्पेसिफिक टाइम इन द फ्यूचर एम्फसाइजिंग द ड्यूरेशन। यहाँ पर भी टाइम पीरियड का जिक्र ज़रूर आएगा। बाय द नेक्स्ट मंथ, अगले महीने, शी विल हैव बीन वर्किंग हेयर, वो यहाँ पर काम कर रही होगी फॉर अ ईयर, 1 साल के लिए, ठीक है। प्रेजेंट टेंसेज अबाउट व्हाट यू विल हैव बीन डूइंग बाय सर्टेन टाइम इन द फ्यूचर, कि फ्यूचर में आप क्या कर रहे होंगे। तो बच्चों आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको समझ आई या नहीं। और अगर आप चैनल पर न्यू है तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, क्योंकि मेरा चैनल भी न्यू है, ठीक है। और मुझे भी आपकी मोटिवेशन की ज़रूरत है, ठीक है। ओके जी, अब वो चीज़ आई है जो मैं आपको करवाना चाह रही थी, ठीक है। जो मेरे जहन में था कि बच्चों को कन्फ्यूजन होगी, कंफ्यूज होंगे बच्चे के जरंड क्या है। आ जरंड इज द आईएनजी फॉर्म ऑफ अ वर्ब दैट फंक्शंस एज अ नाउन, ठीक है। जरंड क्या होता है, ये चौथी फॉर्म होती है। बेसिकली क्या है, ये चौथी फॉर्म होती है। चौथी फॉर्म किसको कहते हैं, फोर्थ फॉर्म, ठीक है। किसी भी वर्ब की पहली फॉर्म के साथ अगर आईएनजी लगा देंगे तो वो क्या बन जाएगा, वो जरंड बन जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको सही समझ आएगी, ठीक है। यूजेस ऑफ जरंड क्या है जी, एज द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। ये जो जरंड है ये सब्जेक्ट के तौर पर भी काम करता है, जो कि फिक्रे में शुरू में आता है, ठीक है। पता ही होगा ना सब्जेक्ट का। स्विमिंग इज फन, यहाँ पर स्विमिंग वर्ब नहीं है। वैसे तो स्विम क्या है, स्विम एक वर्ब है ना। अगर हम कंटिन्यूस की बात करें, आई एम स्विमिंग, मैं तैर रही हूँ, ठीक है, तो स्विमिंग वर्ब के तौर पर काम करेगा। लेकिन यहाँ पर स्विमिंग क्या है, स्विम के साथ आईएनजी लग गया तो ये एक नाउन बन गया जी, सही है। स्विमिंग इज अ फन, स्विमिंग एक फन है। या आई लाइक पेंटिंग, फॉर एग्जाम्पल आई सब्जेक्ट हो गया, लाइक वर्ब हो गया, मेन वर्ब। और पेंटिंग क्या है, यहाँ पर पेंटिंग नाउन है। जैसे आई लाइक फ्लावर्स, ठीक है, फ्लावर्स ऑब्जेक्ट है ना। इसी तरह पेंटिंग क्या होगी, ऑब्जेक्ट के तौर पर काम करेगी, नाउन के तौर पर काम करेगी, ठीक है। स्विमिंग इज फन, स्विमिंग क्या हो गया जी, जरंड। सिंपल एक बात याद रखनी है, जरंड क्या है, जब पहली फॉर्म के साथ आईएनजी लगे और वो नाउन के तौर पर काम कर रहा हो, ठीक है। उसके बाद देखते हैं ऑब्जेक्ट की तरह ये कैसे काम करता है। शी इंजॉयज रीडिंग, ठीक है, अभी आपको सही समझ आएगी। इंजॉयज तो वर्ब है, ठीक है, वो इंजॉय करती है, मजा लेती है रीडिंग का। अब रीडिंग क्या है, जैसे रीडिंग इधर हम शी इंजॉयज टू ईट मैंगो, तो यहाँ पर मैंगो ऑब्जेक्ट होना था ना, लेकिन यहाँ पर रीडिंग ऑब्जेक्ट के तौर पर काम करेगा। शी इंजॉयज रीडिंग, ठीक है। शी इंजॉयज पेंटिंग भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर जो वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी लगे हैं और ये ऑब्जेक्ट के तौर पर काम करिए, यानी नोन के तौर पर काम करिए, ये क्या है, जरंड, ठीक है। आफ्टर प्रपोजिशन क्या होता है जी, प्रपोजिशन क्या होता है पहले ये बात बता दूं, ठीक है। जैसे टू, अंडर, ऑन, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं, ठीक है। दे टॉक्ड अबाउट गोइंग ऑन हॉलीडे, ठीक है। यहाँ पर दे टॉक, टॉक मेन वर्ब है, ठीक है। और यहाँ पर जो गोइंग है ये क्या है जी, एक जरंड है, ठीक है। अबाउट क्या हो गया, प्रपोजिशन, प्रपोजिशन के बाद लगा है जरंड, ठीक है। आफ्टर सर्टन वर्ब्स भी आ सकता है जी, ही सजेस्टेड मीटिंग, ठीक है। यहाँ पर सजेस्टेड है जो, ये सजेस्टेड है मेन वर्ब, ठीक है। और मीटिंग, मीटिंग एक नाउन है, ठीक है। ही सजेस्टेड मीटिंग अर्लियर, ठीक है, यानी कि उसने जो मीटिंग है वो अर्लियर सजेस्ट कर दी, ठीक है, टाइम उसका जल्दी रख दिया है, ठीक है। ये तो बात हो गई जरंड की। जरंड क्या होता है जी, वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी लगा होता है और नाउन की तरह काम करता है, यानी कि चौथी फॉर्म होती है, ठीक है। अब इन्फिनेटिव क्या है जी, इन्फिनेटिव और जरंड में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। इन्फिनेटिव इज द बेस फॉर्म, ये पहली फॉर्म होती है ऑफ अ वर्ब प्रोसीडेड बाय टू,
ठीक है, जो कि टू के बाद आती है। प्रीसीडेड का मतलब होता है बाद में आना, और फॉलोड का मतलब होता है पहले आना, ठीक है। टू के बाद अगर वर्ब की पहली फॉर्म लगी होगी तो वो इन्फिनेटिव होगा, ठीक है। यूजेस ऑफ इन्फिनेटिव देखते हैं किस तरह इसको इस्तेमाल किया जाता है। एज द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, इसको भी एज अ सब्जेक्ट भी इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी कि फिक्रे के शुरू में आ सकता है। टू एर इज ह्यूमन, यानी कि इंसान हता का पुतला है। टू के बाद जो फॉर्म आती है, पहली बात तो आप ये सीख लें, समझ लें कि टू के बाद हमेशा ही पहली फॉर्म आती है, ठीक है। और टू के बाद जो फॉर्म आती है उसको हम क्या बोलते हैं, इन्फिनेटिव। टू एर इज ह्यूमन, ठीक है। यहाँ पर सब्जेक्ट के तौर पर काम आया है। एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब कैसे यूज होगा, ही वांट्स टू लर्न फ्रेंच। यहाँ पर वांट्स जो है, ठीक है, समझ रहे हैं ना आप। यहाँ पर जो वांट्स है ये मेन वर्ब है, और टू लर्न, ही वांट्स टू लर्न फ्रेंच, वो फ्रेंच सीखना चाहती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो लर्न है, टू लर्न, यहाँ पर क्या होगा, इन्फिनेटिव होगा, ठीक है। आई लाइक टू प्ले हॉकी, आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, ठीक है। इस तरह की जो एग्जाम्पल हैं, टू के बाद जो फर्स्ट फॉर्म आती है वो होती है जी इन्फिनेटिव। समझ आइए आपको। एक दफ़ा फिर बताऊं कि जरंड क्या था जी। जरंड होता है फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा होता है, और वो नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है, ठीक है। जैसे स्विमिंग इज़ फन, आई लाइक पेंटिंग, पेंटिंग क्या है, स्विमिंग क्या है, ये जरंड है। और इन्फिनेटिव क्या है, जो टू के बाद बेस फॉर्म आती है वो क्या होती है जी, इन्फिनेटिव। आई होप कि अब आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। ओके जी, अब हम देखते हैं आफ्टर एडजेक्टिव्स कैसे आता है। शी इज़ ईगर टू स्टार्ट, यहाँ पर जो ईगर है, ठीक है, शी इज़ ईगर टू स्टार्ट, के वो मुश्ताक है, यहाँ से शौक है जल्दी स्टार्ट करने का। तो यहाँ पर ये टू है, टू के बाद स्टार्ट एक वर्ब होता है ना, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आई है, तो ये क्या होगा, इन्फिनेटिव होगा, ठीक है। टू एक्सप्रेस पर्पस, हमारे मकासद को जाहिर करने के लिए भी होता है जी। आई वेंट टू द स्टोर टू बाय मिल्क, टू बाय यहाँ पर क्या है, इन्फिनेटिव है। अब कह रहे हैं कि जरंड वर्सेस इन्फिनेटिव, यानी कि इन दोनों का इस्तेमाल किया जा सकता है किसी एक ही वर्ब के बाद, ठीक है। किसी सेम वर्ब के बाद हम इन दोनों को लगाएंगे, जरंड को भी और इन्फिनेटिव को भी, लेकिन जरंड के साथ मीनिंग टोटली डिफरेंट होगा और इन्फिनेटिव के साथ बिल्कुल ही वो एक अलग माना देगा, ठीक है। हम देखते हैं एग्जाम्पल तो समझ आएगी आपको। देयर आर सर्टन वर्ब्स इन इंग्लिश दैट कैन बी फॉलोड बाय ईदर अ जरंड और एन इन्फिनेटिव। कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं, सर्टन कुछ खास वर्ब्स हैं जो कि फॉलोड करते हैं, यानी कि उन से आता है, उनके साथ आता है, इन्फिनेटिव भी आ सकता है और जरंड भी आ सकता है, ठीक है। बाय चूजिंग वन फॉर अदर और कैन चेंज द मीनिंग, और अगर उनमें से हम एक की जगह दूसरे को रख दें तो उसका मीनिंग बिल्कुल तब्दील हो जाएगा। हेयर आर सम कॉमन एग्जाम्पल्स एंड एक्सप्लेनेशंस। एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको समझ आएगी। रिमेंबर, यहाँ पर रिमेंबर क्या एक वर्ब है, ठीक है, और रिमेंबर के बाद क्या आएगा, जरंड आएगा। पहले जरंड की एग्जाम्पल है रिमेंबर प्लस आईएनजी, ठीक है। अब आईएनजी के साथ छोटी सी ये डैश देख रहे हैं, यहाँ पर कोई भी हम वर्ड ऐड करके यहाँ पर उसको जरंड बना सकते हैं, ठीक है। रेफर्स टू समथिंग, रेफर्स टू रिमेंबरिंग समथिंग दैट हैज़ ऑलरेडी हैपन, ठीक है। ये उस चीज़ के बारे में हमें याद दहानी कराएगा जो कि पहले हो चुकी होगी, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। आई रिमेंबर मीटिंग हिम लास्ट ईयर, ठीक है, कि मैं उसको पिछले साल मिला था, मुझे याद आया, ठीक है। यहाँ पर जो मीटिंग है, यहाँ पर क्या है, ये जरंड है। मैंने बताया कि फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर आईएनजी आए और वो नाउन के तौर पर काम करे तो वो जरंड होता है, ठीक है। और इसका क्या मतलब बना, यू मेट हिम लास्ट ईयर, कि आप उसको पिछले साल मिले थे, एंड नाउ यू रिकॉल द इवेंट, और आप उस वक्त को आप याद कर रहे हैं। लेकिन अब देखते हैं कि इन्फिनेटिव क्या है। इन्फिनेटिव मैंने बताया कि टू के बाद जो पहली फॉर्म आएगी हमेशा वो इन्फिनेटिव होगा, ठीक है। और रेफर्स टू रिमेंबरिंग टू डू समथिंग इन फ्यूचर, और ये इस चीज़ को रेफर कर रहा है कि आप मुस्तकबिल में आपको कुछ करना है आपको, और आप वो उसे रिमेंबर रखना है, याद रखना है, ठीक है। एग्जाम्पल, रिमेंबर टू मीट हिम टुमारो, ठीक है। रिमेंबर याद रखो, टू मीट हिम उसे मिलना, टुमारो कि कल तुम्हें उससे मिलना है, ये तुम चीज़ याद रखो, ये इसकी होगी एग्जाम्पल, ठीक है। तो देखो कि मीनिंग बिल्कुल चेंज हो गया। यहाँ पर वो पास्ट में हो चुका था काम, उस इवेंट को हम याद करें, और यहाँ पर जो हमने फ्यूचर में करना है वहाँ पर इन्फिनेटिव के ज़रिए उसकी तरफ इशारा किया जा रहा है। अब इसकी एक नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। स्टॉप, ठीक है। स्टॉप एक वर्ब है, उसके साथ हम लगाएंगे जी जरंड, ठीक है। जरंड क्या होगा, यहाँ पर रनिंग होगा जरंड, ठीक है। ही स्टॉप रनिंग
उसने दौड़ना बंद किया व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन, जब बारिश होना शुरू हुई। इसका मतलब क्या है जी, एंड और डिसकंटिन्यू, कि किसी काम को बिल्कुल बंद कर देना, ठीक है। यानी कि वो दौड़ रहा था और बारिश हुई और बिल्कुल वो किसी कोने में बैठ गया कि अब मैं नहीं दौड़ूंगा, ठीक है, रुकेगी तो फिर जाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर रनिंग क्या था, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आया और नाउन के तौर पर इसने काम किया, क्योंकि जो मेन वर्ब है वो तो स्टॉप्ड है। ये तो रनिंग क्या है, ये एक नाउन के तौर पर काम कर रहा है, तो ये जर्नड था, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं इन्फिनेटिव के साथ ये कैसे आएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, ही स्टॉप टू रन, ठीक है। उसने दौड़ना बंद किया व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन, जब बारिश शुरू हुई। ही पॉज्ड व्हेन ही वाज डूइंग, ठीक है। पॉज का मतलब है थोड़ी देर के लिए किसी काम को रोकना, ठीक है, या फिर इसलिए रुकना कि आपको कोई दूसरा काम करना है, ठीक है। उसके काम करने के बाद आपने फिर उसी काम को कंटिन्यू करना होता है, थोड़ी देर के लिए किसी पॉज को जाहिर करता है, ठीक है। टू रन क्या है जी, यहाँ पर इन्फिनेटिव है, ठीक है। ट्राई हम देखते हैं, इसकी 3 एग्जाम्पल करेंगे, उसके बाद हम पार्टिसिपल पर जाएंगे। अगर आपने बाकी एग्जाम्पल खुद करनी है, अगर आपने समझ ना आया आपको तो आपने कमेंट करके मुझे बताना है, फिर इंशाल्लाह मैं बाकी के ऊपर भी आपको मैं गाइड करूँगी ज़रूर, ठीक है। अब देखते हैं ट्राई प्लस आईएनजी, ठीक है। अब ट्राई के साथ हम इधर कोई यूज़ करेंगे कोई जर्नड, ठीक है। तो हम देखते हैं एग्जाम्पल इसकी, ट्राई रीस्टार्टिंग योर कंप्यूटर। ट्राई हो गया वर्ब और ये रीस्टार्टिंग क्या है, ये यहाँ पर नाउन के तौर पर काम कर रहा है, ठीक है। ट्राई रीस्टार्टिंग योर कंप्यूटर, कि अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट करो या ट्राई करो उसको रीस्टार्ट करके, ठीक है। एक्सपेरिमेंट करो, ठीक है। एक्सपेरिमेंट विद रीस्टार्टिंग टू सी इफ इट फिक्स द प्रॉब्लम। अगर कंप्यूटर में कोई वायरस वगैरह आ गया है तो उसको रीस्टार्ट करके करने की कोशिश करो कि क्या, देखने के लिए कि क्या वो ठीक हुआ है या नहीं, ठीक है। और रीस्टार्टिंग क्या था, एक जर्नड था। रीस्टार्ट एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ आईएनजी लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद है जी इन्फिनेटिव की एग्जाम्पल हम देखते हैं, ट्राई टू, उसके बाद फिर एक वर्ब आएगा यहाँ पर, ठीक है। आई विल ट्राई टू फिनिश माई वर्क ऑन टाइम, यहाँ पर टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आई है, ठीक है। मेन वर्ब क्या है, ट्राई। आई विल ट्राई, मैं कोशिश करूँगी, टू फिनिश माई वर्क, अपना काम ख़त्म करने की, ऑन टाइम, वक्त पर, ठीक है। यू मेक एन एफर्ट टू फिनिश योर वर्क ऑन टाइम, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आई होगी, आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर चुकी होंगी इसको। ओके जी, अब हम देखते हैं पार्टिसिपल। पार्टिसिपल को देख के आपने ज़रा परेशान नहीं होना, ठीक है। बहुत आसान चीज़ है। पार्टिसिपल होते हैं 2 तरह के होते हैं। एक तो होती है चौथी फॉर्म, वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी लगा होता है, ठीक है। ये कोई भी कर लें, जैसे स्विमिंग, रनिंग, राइटिंग, रीडिंग, किसी भी वर्ब की पहली फॉर्म के साथ अगर आईएनजी लगा हो, ठीक है, वो होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। लेकिन वही बात कि वो काम नहीं करेगा, वर्ब के तौर पर काम नहीं करेगा, बल्कि वो एडजेक्टिव के तौर पर काम करेगा, ठीक है। और एक होता है पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, वो थर्ड फॉर्म होती है। अगर सिंपल सादा ज़बान में बात करूँ तो प्रेजेंट पार्टिसिपल चौथी फॉर्म होती है वर्ब की, और जो पास्ट पार्टिसिपल है वो थर्ड फॉर्म होती है, जिसके एंड पर या ईडी आएगा या ईएन आएगा, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं वांटेड, ईडी आ गया। अगर हम बोल ईएन की एग्जांपल दें तो रिटन, ईएन आ गया, ठीक है। थर्ड फॉर्म दोनों में होगी, ठीक है। पार्टिसिपल्स आर द वर्ब्स फॉर्म यूज्ड एज एडजेक्टिव्स। ये ऐसी फॉर्म्स होती हैं जो कि एडजेक्टिव्स के तौर पर यूज़ होती हैं। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ पार्टिसिपल्स, एक आईएनजी पर खत्म होता है और एक पर ईडी और ईएन लगता है। यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल वाला चौथी फॉर्म होगी, आईएनजी एंड पे आएगा, और जो पास्ट पार्टिसिपल है वो थर्ड फॉर्म होगा। अब यूजेस ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल देखते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल की एज एडजेक्टिव कैसे यूज होगा, द रनिंग वाटर वाज कोल्ड। अब एडजेक्टिव क्या होता है, जो किसी चीज़ की सिर्फ बयान करता है, ठीक है। और रनिंग क्या है, मैंने बताया है ना कि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होगा, फर्स्ट की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी लगा होगा, लेकिन ये एडजेक्टिव के तौर पर यूज़ होगा। यहाँ पर ये रनिंग वो वाला नहीं है, आई एम रनिंग, मैं दौड़ रहा हूँ, ठीक है। ये मेन वर्ब के तौर पर काम नहीं कर रहा। रनिंग क्या है जी, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। द रनिंग वाटर वाज कोल्ड, यानी बहता हुआ पानी ठंडा था। यहाँ पर रनिंग ने क्या किया जी, वाटर को मॉडिफाई किया। पानी कैसा था, वो बहता हुआ पानी था, ठीक है। डिस्क्राइब द वाटर। टू फॉर्म कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। जिस तरह हम कंटिन्यूस पे बनाते हैं, चौथी फॉर्म होती है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाते हैं, वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी लगा के, दे वर लाफिंग, ठीक है। और ये भी क्या होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल की एग्जांपल है। इसके बाद इन पार्टिसिपल फ्रेजेस कौन सी होती हैं, रनिंग डाउन द स्ट्रीट, स्ट्रीट पर चलते हुए, ही मेट एन ओल्ड फ्रेंड, ठीक है। फ्रेजेस क्या होती हैं, जिसमें 2 सेंटेंसेस को मिलाया जाता है, ठीक है। एक इंडिपेंडेंट फ्रेज भी होती है, इंडिपेंडेंट भी होती है, ठीक है, क्लॉजेज होती हैं। लेकिन आप इधर यहाँ पर सिंपल देखें तो यहाँ पर रनिंग डाउन द स्ट्रीट, ही मेट एन ओल्ड फ्रेंड, यहाँ पर जो रनिंग है, यहाँ पर ये क्या है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ठीक है। और इसने क्या किया है, डिस्क्राइब द सब्जेक्ट ऑफ द मेन क्लॉज, ठीक है।
अच्छा जी, उसके बाद है जी एग्जाम्पल हम देखते हैं द क्राइंग बेबी वोक अप। ठीक है, यहाँ पर क्राइंग क्या होगा जी, क्राइंग बेबी, बेबी को मॉडिफाई कर रहा है क्राइंग, और क्राइंग यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। द क्राइंग बेबी वोक अप, वोक एवरीवन अप, रोते बच्चे ने सबको जगा दिया। दे वर लाफिंग एट द जोक, वो सिंपल जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है वो जोक पर हंस रहे थे। ठीक है, सॉरी पास्ट कंटिन्यूस है। ठीक है, अब यूजेस ऑफ पास्ट पार्टिसिपल क्या है, पार्टिसिपल मैंने आपको पहले बताया ये थर्ड फॉर्म होती है। ठीक है, लेकिन ये एडजेक्टिव के तौर पर यूज़ होगा। इसकी एग्जांपल देखें, द ब्रोकन किधर गया कि द ब्रोकन वाज एक्सपेंसिव। ठीक है, यहाँ पर वाज एक नाउन है और ब्रोकन क्या है जी, एडजेक्टिव के तौर पर यूज़ हुआ है। ठीक है, और ये थर्ड फॉर्म, यहाँ पर थर्ड फॉर्म यूज़ हुई है ना ब्रेक की। ठीक है, द ब्रोकन वाज यानी टूटा हुआ गुलदान, वाज एक्सपेंसिव बहुत महंगा था। ओके जी, नेक्स्ट हम देखते हैं टू फॉर्म परफेक्ट टेंसेस। ठीक है, क्योंकि ये थर्ड फॉर्म होती है तो ये हमारे परफेक्ट टेंस में यूज़ होता है। ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल, शी हैज़ फिनिश हर होमवर्क। ठीक है, उसके बाद टू फॉर्म द पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में भी हमेशा हम थर्ड फॉर्म ही यूज़ करते हैं, आप सब जानते हो। द केक वॉज ईटन बाय द चिल्ड्रन। ठीक है, चिल्ड्रन ने केक खा लिया, तो खा लिया था। ठीक है, तो यहाँ पर जो ईटन है ये क्या है, ये है जी हमारा पास्ट पार्टिसिपल। इन पार्टिसिपल फ्रेजेस यहाँ पर शॉक्ड बाय द न्यूज़, यानी कि न्यूज़ से शॉक होकर शी कुड नॉट स्पीक, वो बोल ना सकी। ठीक है, तो शॉक्ड क्या है, यहाँ पर थर्ड फॉर्म है और ये किसके तौर पर यूज़ हो रहा है, ये एडजेक्टिव के तौर पर यूज़ हो रहा है। ठीक है, और किसको बयान कर रहा है, ये जो मेन क्लास हमारी ये है और इसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट क्लास। ठीक है, अगर आपको क्लॉजेस पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं बच्चों कि आपको कौन कौन सी टॉपिक्स पे वीडियोस चाहिए, तो मैं आपके लिए ज़रूर बनाऊंगी। ठीक है, तो अब हम इसकी एग्जांपल्स देखते हैं, एग्जांपल ऑफ सेंटेंसेस देखते हैं। द पेंटेड डॉग लुक्स ग्रेट। पेंटेड क्या है, अब आप अगर आप मेरे सामने हो तो मैं चुप हो जाऊँ, फिर आपसे पूछूँ अब आप बताएं। ठीक है, मैंने तो इतना सर खपाया आप लोगों के साथ। ठीक है, तो पेंटेड क्या है, पेंटेड मैं ही अब बताती हूँ। ये थर्ड फॉर्म है ना, तो थर्ड फॉर्म मैंने क्या बताया था, पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, मॉडिफाई कर रहा है डोर को, एडजेक्टिव के तौर पर ये पेंटेड यूज़ हो रहा है। द पेंटेड डोर लुक्स ग्रेट। ठीक है, दे हैड ऑलरेडी लेफ्ट व्हेन आई अराइव, यहाँ पर ये पास्ट परफेक्ट टेंस की तरह काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो लेफ्ट है, ठीक है, ये वाला क्या है, क्या है जी, ये पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल एज एन एडजेक्टिव कैसे होगा, पहले भी मैंने बताया था, पीछे भी। ठीक है, क्या है, द एक्साइटिंग मूवी प्लीज अस मच। एक्साइटिंग, एक्साइटिंग क्या है जी, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ठीक है, और यहाँ पर एक्साइटिंग क्या है जी, डिस्क्राइब नाउन। ठीक है, मूवी को ये डिस्क्राइब कर रहा है। अब पास्ट पार्टिसिपल एज एन एडजेक्टिव कैसे होता है, द एग्जॉस्टेड रनर। ठीक है, जो थका हुआ दौड़ने वाला था इंसान, सैट डाउन टू रेस्ट, वो नीचे बैठा रेस्ट करने के लिए। एग्जॉस्टेड क्या है यहाँ पर, ये है जी एक पास्ट पार्टिसिपल, क्योंकि थर्ड फॉर्म है ना, तो ये रनर को ये मॉडिफाई कर रहा है। उसके बाद पार्टिसिपल्स इन पार्टिसिपल इन वर्ब टेंसेस कैसे आते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस, दे आर वॉचिंग, दे वर वॉचिंग, दे हैव वॉच्ड, दे हैड वॉच्ड। ठीक है, ये हो गया जी जो पहली वाली दो हैं ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हैं, और ये जो लास्ट वाले टू हैं ये पास्ट पार्टिसिपल के तौर पर काम आएंगे। ओके जी, अब हम फ्रेजेस को देखते हैं जी, ये वाला फोर्थ पार्ट है। प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेजेस कौन सी हैं जी, सीइंग द रेन ही डिसाइडेड टू स्टे इंडोर। ठीक है, सीइंग क्या है जी, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, समझ आ गई है ना। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, चौथी फॉर्म होती है, और पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म होती है। सीइंग द रेन वी डिसाइडेड टू स्टे इंडोर, बारिश को देखते हुए हमने अंदर रहने का फैसला किया। उसके बाद क्या है जी, पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज क्या होती है, सरप्राइज्ड बाय द सडन नॉइज। किधर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, सरप्राइज्ड बाय द सडन नॉइज शी जम्प्ड। ठीक है, कि अचानक से जो शोर हुआ, आवाज़ आई, वो सरप्राइज्ड हुआ और उसने जंप कर दिया, उसने छलांग लगा दी। ठीक है, यहाँ पर सरप्राइज्ड क्या है जी, यहाँ पर ये पास्ट पार्टिसिपल है। आई होप कि मैंने आपको अच्छे से समझाया है, और आपको समझ आई है नहीं ये तो आप कमेंट करके मुझे बताएंगे। ठीक है, अभी आपने यहाँ पर खुद मुझे बताना है कि इसमें ये स्विमिंग इज़ माई फेवरेट हॉबी। चलो ये मैं बताती हूँ, स्विमिंग क्या है जी, स्विमिंग है जी यहाँ पर एक, आप बताएं तो फिर मुझे पता चले ना। यहाँ पर स्विमिंग होगा जी, स्विमिंग क्या है जी, यहाँ पर ING लगा हुआ है ना। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म के साथ, तो ये जरंड के तौर पर काम करेगा। टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज टेक्स टाइम। टू के बाद अगर फर्स्ट फॉर्म आएगी तो वो क्या होगा, आप ही बताएं।
टू के बाद अगर फर्स्ट फॉर्म आएगी तो ये होगा जी इन्फिनेटिव, ठीक है। द ब्रोकन विंडोज नीड्स टू बी फिक्स्ड, ये तो हमने अभी पढ़ा है, ठीक है। ये थर्ड फॉर्म है, ठीक है, और ये नाउन के तौर पर काम कर रही है। ब्रोकन विंडोज, ठीक है, जो टूटी हुई खिड़कियां हैं अब वो रिपेयरमेंट को मांगती हैं, ठीक है, यानी कि उनकी रिपेयरमेंट होनी चाहिए, ठीक है। तो ब्रोकन क्या होगा यहाँ पर, पास्ट पार्टिसिपल, शी एंजॉयज रीडिंग बुक्स। अब आप मुझे बताएंगे यहाँ पर रीडिंग क्या है, कमेंट करके आपने बताना है मुझे, ठीक है। और टू ट्रैवल क्या है जी, टू ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड इज़ माई ड्रीम। टू ट्रैवल क्या है ये भी आप मुझे बताएंगे। द रनिंग वाटर क्रिएट्स अ स्वीट नॉइज, और रनिंग वाटर क्या है ये भी आपने मुझे कमेंट करके बताना है। आई होप मैंने अच्छे से मेहनत से आपको समझाया है, और अब आप ने मुझे मोटिवेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट करके बस इतना कह देना है कि मैम आपने अच्छा काम किया, ना काफ़ी है मेरे लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।